हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग बात करेंगे भौतिक विज्ञान का एक चैप्टर है ऊर्जा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोग झारखंड पॉलिटेक्निक प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा के लिए। इस वीडियो में हम लोग इस ऊर्जा से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट आपको जरूरत पड़ेगी सारे चीज बताऊंगा, साथ ही साथ आपको इसके क्वेश्चंस कराऊंगा। और एक क्वेश्चंस में आपको 4-5 क्वेश्चंस और बन जाएंगे, ऐसा मैं आपको बताते चलूंगा। तो वीडियो का अंत तक बने रहना। और आप लोग चैनल को पहले सब्सक्राइब करिए। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, गतिज ऊर्जा किसके बराबर होता है। यहाँ पर आपको पूछा है कि गतिज ऊर्जा किसके बराबर होता है। तो सबसे पहले तो हम लोगों को ऊर्जा की ज्ञान होना चाहिए, उसके बाद हम लोग जानेंगे गतिज ऊर्जा क्या होता है या फिर स्थितिज ऊर्जा क्या है ना। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ऊर्जा क्या होता है। चलो, आप लोग क्लास 10th में है तो आप लोग ऑब्वियसली पढ़े हैं, क्योंकि 9th क्लास का ये चैप्टर है ना, वर्क और एनर्जी का। तो ऊर्जा किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाता है। दोस्तों, किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता, किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाता है। ठीक है, ये हम लोग का हुआ है डेफिनेशंस। तो इस डेफिनेशन से आपको समझने की जरूरत है कि अगर कोई वस्तु है और उस वस्तु में जितना कार्य करेगा उतना ही उसका ऊर्जा होगा। यानी यहाँ पर इस सेंटेंस से यही मीनिंग निकल कर आ रहा है, किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता, यानी अगर कोई वस्तु जितना अमाउंट में कार्य कर पाएगा उतना ही अमाउंट में उस वस्तु पर ऊर्जा निहित होगा। ठीक है, मान लीजिए कि एक यहाँ पर वस्तु है, यह मान लीजिए कोई एक कार है। ठीक है, और ये कार मान लीजिए कि कोई रांची से जमशेदपुर चला जा रहा है। क्या जा रहा है? रांची से ये जमशेदपुर जा रहा है। तो उसके बाद यहाँ पर इसका तेल खत्म हो गया, है ना। जमशेदपुर जाने के बाद इसका तेल खत्म हो गया। तो हम लोग क्या समझ सकते हैं यहाँ से कि कार की जो क्षमता था, कार की जो ऊर्जा था वो खत्म हो गई। कहाँ पर जाके? जमशेदपुर जाके। और जितना ही ऊर्जा था तो तभी कार्य कर पा रहा था, उसके बाद ये कार्य नहीं कर पाया। ठीक है, तो हम लोग इससे यही आसान समझ सकते हैं कि ऊर्जा बराबर कार्य होता है। क्या होता है? ऊर्जा बराबर कार्य। यानी आपके पास जितना ऊर्जा रहेगा आप उतना ही कार्य कर पाओगे, ये आप हमेशा ध्यान में रखना। ठीक है, आप देखिए ऊर्जा 2 प्रकार का होता है ना। ऊर्जा 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका गतिज ऊर्जा, ठीक है, ये गतिज ऊर्जा, और दूसरा होता है आपका स्थितिज ऊर्जा, है ना, स्थितिज ऊर्जा। अब हम लोग समझेंगे एक एक करके कि आखिर गतिज ऊर्जा क्या होता है और स्थितिज ऊर्जा क्या होता है। ऊर्जा टर्म से तो हम लोगों को भली भांति परिचित हो चुके हैं कि किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाता है। यानी जितना अमाउंट में कार्य करता है उतना ही अमाउंट में उसके पास एनर्जी रहता है, और जितना अमाउंट में, दूसरे भाषा में समझो, दूसरे अमाउंट में जितने अमाउंट में इसके पास ऊर्जा निहित है वस्तु में उतना ही अमाउंट में वो कार्य कर पाएगा, है ना। कार्य बराबर ऊर्जा। ठीक है, अब देखो गतिज ऊर्जा क्या है। गतिज ऊर्जा, मान लेते हैं कि एक वस्तु है, ठीक है, ये एक वस्तु है और ये वस्तु कुछ ना कुछ इसका द्रव्यमान होगा, जिसको इंग्लिश में हम लोग एम से सूचित करते हैं कि नहीं करते हैं। और यह गतिशील अवस्था में है। क्या अवस्था में है? गतिशील अवस्था में है, यानी इसमें वेलोसिटी है, इसमें वेलोसिटी है। तो गतिज ऊर्जा कहता है अगर कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो उस वस्तु द्वारा उत्पन्न ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाता है। यानी फिर इसको आसान भाषा में ऐसा समझो, अगर कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो उसमें निहित ऊर्जा उत्पन्न हो रहा, ऊर्जा उत्पन्न हो रहा वस्तु द्वारा। यानी गति के कारण कोई वस्तु में ऊर्जा उत्पन्न कहलाता है गतिज ऊर्जा होगा। किसी वस्तु के गति के कारण उसमें उत्पन्न ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाता है। और कितना अमाउंट में गतिज ऊर्जा ये उत्पन्न करेगा, तो आपको गतिज ऊर्जा को इंग्लिश में कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो आपका 1/2 mv², इतना अमाउंट में काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा प्रोड्यूस्ड करेगा कोई वस्तु अगर गतिशील अवस्था में है।
और किसी वस्तु गति के कारण जो उत्पन्न ऊर्जा होती है वही गतिज ऊर्जा है। अब देखिए, अगर मान लीजिए ये वस्तु पर अगर आप पूछोगे सर ये वस्तु कितना अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, तो इसका हमको वेलोसिटी मालूम होना चाहिए। अगर इसका वेलोसिटी मालूम है और इसका मास भी मालूम है इस वस्तु का, तब हम लोग इसमें रख देंगे तो हम पता कर सकते हैं इस वस्तु में कितना गतिज ऊर्जा उत्पन्न हुआ है ना। तो हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी क्रिएट बाय दिस ऑब्जेक्ट, so kinetic energy equal to 1/2 mv square. Using this formula you can find the kinetic energy of any object. okay, ये तो हमारा हुआ। अब हम लोग सोचते हैं स्थितिज ऊर्जा किसको कहते हैं, है ना। स्थितिज ऊर्जा, देखो स्थितिज ऊर्जा को इंग्लिश में कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, इसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, और इसी को हिंदी में कहते हैं स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। ध्यान से सुनो और वीडियो का अंत तक बने रहना, यहाँ से क्वेश्चंस 2 या 3 फंस जाएगा आपका। स्थितिज ऊर्जा, अगर आपको यहाँ से नॉलेज मिल गया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराना बड़ा बात नहीं है, जब तक नॉलेज नहीं होगा तब तक आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं लगा सकते, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा, देखिए स्थितिज ऊर्जा कहता है कोई वस्तु के आकार में परिवर्तन, कोई वस्तु के आकार में परिवर्तन के कारण जो उत्पन्न ऊर्जा होता है वही आपका होता है स्थितिज ऊर्जा। आप बोलो सर इसका एग्जाम्पल लेके मुझे एक समझाइए। चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए आपके पास ऐसा धनुष है, ठीक है, आपके पास धनुष है ना, और इस पे तीर लगा हुआ है, और जब इसको तीर को आप जब छोड़ना होता है, तीर को जब छोड़ना होता है तो हम लोग इस स्ट्रिंग को यानी इस रस्सी को क्या करते हैं, हम लोग खींचते हैं, इधर खींचते हैं ना। मान लीजिए यहाँ पर आ गया, तो देखो इस वस्तु में आकार में परिवर्तन हुआ। क्या हुआ? आकार में परिवर्तन हुआ। आकार में परिवर्तन होने के कारण इस धनुष पर एनर्जी आ गया, और कौन सा एनर्जी आया है? स्थितिज ऊर्जा एनर्जी आया। क्या आया है? स्थितिज ऊर्जा एनर्जी आया है ना। स्थितिज ऊर्जा आया है। स्थितिज ऊर्जा आकार में कोई वस्तु का आकार में परिवर्तन के कारण उत्पन्न ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाता है, ठीक है। और अगर इसमें ऊर्जा नहीं आता तो ये जो तीर है ये जाता, दूर भागता नहीं भागता, क्योंकि इसमें ऊर्जा आ गया है जिसके कारण ये कार्य करेगा, क्योंकि जितना ऊर्जा अमाउंट में होगा उतना ही कार्य कर पाएगा। तो इस पर कार्य करेगा ये, और ये बल लगेगा, इस पर बल लगेगा तो ऑब्वियसली ये डिस्प्लेसमेंट होगा। और हम लोग जानते हैं कार्य बराबर अगर बल गुना विस्थापन, तो ये विस्थापित हुआ, विस्थापन होगा, और ये बल लगेगा किस पर? ये स्ट्रिंग द्वारा बल लगेगा। तो इसका मतलब कार्य हुआ, और कितना कार्य होगा? जितना अमाउंट में इसमें ऊर्जा निहित होगा, ठीक है। अब और एग्जांपल देखिए, स्प्रिंग आप लोग देखे होंगे, स्प्रिंग, ठीक है। स्प्रिंग को जब क्या करते हैं हम लोग खींचते हैं, है ना, खींचते हैं, देखते हैं, या रबड़ बैंड, रबड़ को भी आप देखें, जब आप उसको खींचते हो, खींचने के बाद क्या होता है, कुछ देर जैसे आप उसको छोड़ देते हो, बल लगाना छोड़ देते हो, तो फिर वापस उसी अवस्था में आ जाता है जिस अवस्था में रहता है ना। इसका मतलब क्या है? क्यों आया? आपने तो उसको बल लगाकर दूर किया है, यानी आपको खींच के रखे हैं, लेकिन फिर वापस क्यों आया? क्योंकि उसमें आप खींचने के कारण, उस वस्तु का आकार में परिवर्तन के कारण एक ऊर्जा उत्पन्न हो गया, और वो कौन सा ऊर्जा हुआ? पोटेंशियल एनर्जी। और वो पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगा? ऑब्वियसली जितना ऊर्जा है उतना कार्य करेगा, तो वो क्या करेगा? कार्य करेगा, और वो फिर वापस उसी अवस्था में आ जाएगा। उसी प्रकार आप रबड़ का भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, और फिर आप इसका स्प्रिंग का भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। और दूसरा क्या है कि आप लोग जो हम लोग बांध होता है, बांध, है ना, बांध, पॉन्ड, पॉन्ड में जो स्टोर वाटर होता है, स्टोर वाटर, इसमें भी एक प्रकार का पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो ये एग्जाम्पल है, 3 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। एक तो धनुष पर अगर तीर खींचा हुआ धनुष पर कौन सा एनर्जी उत्पन्न होता है, आपको पूछेगा ही पूछेगा, ध्यान रखना। और स्प्रिंग को अगर हम लोग खींच के करें, रबड़ बैंड को करते हैं, या फिर आपको तालाब में, या फिर आपको तालाब में स्टोर वाटर में कौन सा एनर्जी उत्पन्न होता है, ये आपको कहेगा, ठीक है। और इसका देखो, और कोई जमीन से अगर कोई वस्तु को ऊपर उठाया जाता है, जमीन से अगर कोई वस्तु को ऊपर उठाया जाता है, तो ये वस्तु यहाँ से यहाँ तक ऊपर उठाने के कारण इसमें एक प्रकार का बल लगाया, और बल लगाया और वस्तु डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, तो वर्क भी हुआ। यहाँ पर देखो, यहाँ से यहाँ वस्तु क्या हुआ? विस्थापित हुआ, है ना, विस्थापित हुआ, और एक प्रकार का इधर से बल लगाया गया, और बल गुना विस्थापित क्या होता है? कार्य कहलाता है। और जितना अमाउंट में कार्य करेगा उतना ही अमाउंट में क्या होगा? ऊर्जा होगा। कितना होगा? ऊर्जा होगा। तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, कोई वस्तु को ऊपर उठाया जाता है तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी होगा mgh। क्या होगा? mgh। इसीलिए हमारा सूत्र हो गया पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh, और काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv²। आप क्वेश्चन को करिए, कितना इजी आपको बन जाएगा, ठीक है। आप देखिए क्वेश्चन को बनाइए।
बोला कि गतिज ऊर्जा किसके बराबर होता है, 1/2 mv² बराबर mgh ma और mv। ठीक है, तो सिंपल सा है, हम लोग जान गए हैं कि गतिज ऊर्जा किसके बराबर होता है, 1/2 mv² के बराबर होता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हियर। और ये देखो mgh, ये पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, देखो m तो ऐसा नहीं होता है, ma ऐसा होता है। ठीक है, ma होने से ये बल के बराबर, बल का है। ठीक है, ये देखो मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, ये आप बताओ किसका, कौन भौतिक राशि का ये सूत्र है। ठीक है, ऑप्शन से जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो हमारा किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा, देखो गतिज ऊर्जा दिया हुआ है क्वेश्चन में 120 जूल है और इसका द्रव्यमान 15 केजी है, वस्तु का वेग ज्ञात करें। और एक चीज पहले आप जान लो, दो इंपोर्टेंट और यहाँ से प्रश्न पूछता है एनर्जी लेकर, एनर्जी ऊर्जा से लेकर। ठीक है, कि इसका इसका एनर्जी का क्या होता है, यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट क्या होता है एनर्जी का। एनर्जी का एसआई यूनिट होता है आपका जूल। क्या होता है, जूल। ठीक है, जूल। और दोस्तों यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है, ध्यान रखना यह एक अदिश राशि है। तो यहाँ से और दो इंपोर्टेंट प्रश्न आपको बन गया है कि ऊर्जा का यूनिट क्या है, ये भी पूछ देगा। तो जूल होता है। और ऊर्जा किस प्रकार की राशि है, एक सदिश राशि है कि एक अदिश राशि है, यह एक प्रकार का अदिश राशि है। क्योंकि सदिश राशि और अदिश राशि क्यों कहा जाता है, कोई भौतिक राशि में अगर उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों रहता है, यानी दिशा और परिमाण दोनों रहता है, तो उसको कहते हैं हम सदिश राशि। अगर किसी भौतिक राशि में केवल और केवल उसका परिमाण होता है तो उसको कहते हैं अदिश राशि। और ऊर्जा का केवल और केवल क्या होता है, परिमाण होता है। क्या होता है, परिमाण, इसका दिशा नहीं होता है, यानी डायरेक्शन नहीं होता है। तो यह एक प्रकार का क्या है, यह एक अदिश राशि। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा इसका मतलब दिया हुआ है काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन में गिवन है काइनेटिक एनर्जी 120 जूल। कितना दिया हुआ है, 120 जूल। ठीक है, और इसका द्रव्यमान 15 केजी, द्रव्यमान 15 केजी यानी मास है ना, मास कितना दिया हुआ, ये दिया हुआ 15 केजी। ठीक है, तो कहा कि वस्तु का वेग ज्ञात करिए। ठीक है, मान लीजिए ये वस्तु है और इस वस्तु का मास कितना है, 15 केजी का है, और यह वस्तु गतिशील अवस्था में है और ये वेलोसिटी कितना है, ये क्वेश्चन में कहा है। लेकिन इस वस्तु में कितना काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, 120 जूल प्रोड्यूस कर रहा है। तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, ठीक है, कि काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv²। यहाँ पर जो जो वैल्यू दिया हुआ है उसको पुट कर दो और जो वैल्यू नहीं दिया है यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। देखो 120 जूल काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ, इसके बदले में आप 120 जूल लिख लो। ठीक है, 1/2 फॉर्मूला में ही 1/2 लिख लो। मास, मास कितना दिया हुआ 15, तो यहाँ पे लिखो 15। और भी का हमें निकालना यानी वेलोसिटी निकालना, वेग निकालना v²। ठीक है, आप देखो है ना, अब क्या करना है, हम करेंगे कि 15 8 120 होता है। ठीक है, आप यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाइड कर लो तो v² बराबर ये दो इधर मल्टीप्लाइड हो जाएगा ना 8 के साथ, तो 16 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर v करेंगे हम, स्क्वायर को इधर से लेके आ जाएंगे तो रूट में बदल जाएंगे। और रूट 16 का वैल्यू कितना होता है, 4 होता है। और इसका यूनिट क्या होता है, 4 मीटर पर सेकेंड क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। तो इस वस्तु का वेलोसिटी कितना हुआ, 4 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से आप कर सकते हो 4 मीटर पर सेकेंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश के कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है ना, गतिज ऊर्जा अधिकतम होता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, एक द्रव्य, एक ठोस, एक प्लाज्मा और एक गैस। ठीक है, 4, और चारों ही देखिए पदार्थ की अवस्था है। क्या है, पदार्थ की अवस्था है, पदार्थ की अवस्था। पदार्थ की अवस्था आप लोगों ने पढ़े होंगे। ठीक है, पदार्थ की अवस्था, पदार्थ की अवस्था 4 अवस्था में पदार्थ को पाया जाता है, यानी वो ठोस अवस्था में पाया जाता है, उसको द्रवावस्था में पाया जाता है, गैस अवस्था में पाया जाता है। एक ऐसा एग्जाम्पल बताइए जो ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है, वो है जल। ठीक है, देखिए ये जब जल होता है तो ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। यही ठोस अवस्था में कब हो जाता है, जब ये बर्फ बन जाएंगे, जल जब बर्फ बन जाएंगे तो क्या होगा, ये ठोस अवस्था में पाया जाएगा। ठीक है, ठोस अवस्था में पाया जाएगा। जब जल को हम लोग क्या करेंगे, गर्म करेंगे यानी वेपोराइज करेंगे, तब ये हम लोग गैस अवस्था में पाया जाता है। तो देखिए तीनों अवस्था में पाया जाता है, जल और जल, बर्फ और यहाँ पर गैस, तीनों अवस्था में पाया जाता है जल। ठीक है,
तो देखो पदार्थ की उसी प्रकार पदार्थ की आपके पास चार अवस्था होता है। पहला अवस्था जो होता है हमारा ठोस, क्या होता है? ठोस, इसको इंग्लिश में कहते हैं सॉलिड। दूसरा अवस्था जो है उसको हम लोग कहते हैं द्रव, ठीक है, ये द्रव। और तीसरा अवस्था जो है वो हमारा होता है गैस, क्या होता है? गैस, ठीक है। और एक अवस्था होता है, चौथी अवस्था होता है वस्तु का, वो होता है प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा, ध्यान रखना प्लाज्मा। आप इनका अलग अलग गुण होता है, ठीक है, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, इन तीनों का अलग अलग गुण होता है। हम लोग क्वेश्चन में बात आएंगे, पहले हम न्यूमेरिक आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया तो आप अन्य क्वेश्चन भी बना सकते हैं। जरूरी नहीं है ऐसा ही क्वेश्चन आए, जो मैं दिया वही आए, लेकिन मैक्सिमम चांसेस है। और अगर आप दोस्तों ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हो तो इससे और भी 4, 10, 5 क्वेश्चन आप स्टोर कर ले रहे हो, कलेक्ट कर ले रहे हो आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। ठोस है ना, तो हम लोग जानते हैं कोई भी पदार्थ छोटे छोटे कोनों से मिलकर बना होता है, और वो सभी कोन को क्या कहा जाता है? हम लोग कहते हैं परमाणु। क्या कहते हैं? परमाणु। तो चलिए मान लीजिए एक सॉलिड है, कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए आयरन का टुकड़ा लिए या लकड़ी का टुकड़ा लिए, तो ये भी छोटे छोटे पदार्थ से मिलकर बना है। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर में क्या होगा? इसके अंदर में आपका होगा परमाणु, ठीक है। और यहाँ पर सॉलिड का गुण है, यानी ठोस का एक गुण है कि इसके जो कोई भी ठोस पदार्थ जो होता है उसका जो कण होता है, यानी जो उसका परमाणु होता है, वो बहुत सामने सामने होता है। तो ये परमाणुओं के बीच के डिस्टेंस, यानी परमाणुओं के बीच के जो स्पेस है, ये बहुत कम होता है सॉलिड में। और ये द्रव में उसके कंपेरिजन में, सॉलिड के कंपेरिजन में इसके परमाणु, कोई भी द्रव हो उसके कंपेरिजन में थोड़ा सा दूर दूर होता है इसके परमाणु, ठीक है। ये गुण है ना, ठोस, द्रव और गैस का। आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो आप जान लीजिए, ठीक है। ये इससे कंपेरिजन में क्या होगा? दूर दूर होगा। और गैस में उससे और थोड़ा दूर दूर होता है, गैस में और थोड़ा थोड़ा दूर दूर होता है, ठीक है। ये और थोड़ा थोड़ा दूर दूर होता है, स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स और स्पेस बिटवीन द मोलिक्यूल्स। और प्लाज्मा में जो होता है ना, इससे और थोड़ा दूर दूर होता है, इसमें और थोड़ा दूर दूर होता है, ठीक है, और थोड़ा दूर दूर होता है। अब सुनिए मेन मुद्दा क्या है कि हम लोग जानते हैं जो कण होता है इसका गुण क्या होता है कि हमेशा ये क्या करता है? एक दूसरे इधर उधर वाइब्रेट करते रहता है, यानी एक दूसरे से कंपन करता है। कंपन करने का मतलब यहाँ पे ये समझना है कि यहाँ पर वेलोसिटी है, यानी क्या करता है? ये एक दूसरे से इधर उधर टकराते रहता है, इधर उधर टकराते रहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सॉलिड में क्या है? सॉलिड में जो पार्टिकल है, तो कितना ये इसके पास उतना जगह नहीं, जितना जगह होगा उतना ही इस क्या करेगा? ये कंपन कर पाएगा, यानी वेलोसिटी होगा। अगर हम लोग कोई जानते हैं कि अगर कोई वस्तु वेलोसिटी में है, कोई वस्तु वेलोसिटी में है, तो उसमें एक प्रकार का काइनेटिक एनर्जी है, उसमें एक प्रकार का काइनेटिक एनर्जी है। तो इसमें जितना देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, तो इस पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? 1/2 mv² से हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पर देखो इसका जो वेलोसिटी है, ये कम होगा, ये क्या होगा? द्रव से कम होगा, ठीक है, द्रव से कम होगा, यानी वेलोसिटी जो इसका है इसके ज्यादा होगा, किसका? द्रव का। और इससे ज्यादा देखो, इससे और थोड़ा दूर दूर में है तो इसका वेलोसिटी और ज्यादा होगा, इससे देखो तो और ज्यादा होगा। और जिसका जितना वेलोसिटी होगा उतना ही काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करेगा बाय द पार्टिकल्स, तो उसमें उस वस्तु में एनर्जी भी उतना ही होगा, है ना। तो सबसे ज्यादा देखो किसमें? कौन सा पार्टिकल्स में स्पेस कम है, स्पेस ज्यादा है? तो प्लाज्मा में है, प्लाज्मा अवस्था में। और यहाँ पर कोई भी वस्तु, जो भी वस्तु प्लाज्मा अवस्था में रहेगा वो क्या होगा? उसमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा इन तीनों कंपेरिजन की अवस्था से, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था डैश के कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है किसमें? तो प्लाज्मा में होगा, किसमें? प्लाज्मा में होगा। उससे बाद क्या होगा आपका? गैस में। उसके बाद क्या होगा आपका? द्रव में। उसके बाद क्या होगा? ठोस में। अगर यही पूछ देता आपको कि कणों की गतिज ऊर्जा सबसे कम किसमें होती है, तो सबसे कम होता है आपका ठोस में। किसमें होता है? सबसे कम होता है ठोस में, ठीक है, सबसे कम ठोस में। और यहां से और एक क्वेश्चन पूछा है कि सबसे ज्यादा बल किस अवस्था में, किसी पदार्थ के किस अवस्था में ज्यादा लगता है? तो सबसे ज्यादा बल इसमें लगता है, सबसे ज्यादा ठोस में लगता है। सबसे ज्यादा ठोस में आपको बल लगता है कण के द्वारा, कण के द्वारा सबसे ज्यादा बल किसमें लगता है? ठोस अवस्था में। और सबसे कम किसमें? प्लाज्मा में। बल कम लगता है पार्टिकल्स के बीच में, पार्टिकल्स के बीच में यानी परमाणुओं के बीच में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऊर्जा की व्यवसायिक इकाई क्या है ना। मैंने आपको बताया था कि ऊर्जा है ना, ऊर्जा का इकाई क्या बताया था? इसका ऊर्जा जो होता है
हम उन्हें बताया कि जूल होता है, जो नॉर्मल हम लोग यूज करते हैं ऊर्जा की जूल होता है। लेकिन दोस्तों इसका जो ऊर्जा, जैसा हमारा घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आता है तो उसमें एक बिजली बिल आता है ना, तो वहां पर देखते हैं हम लोग कि किलोवाट घंटा में हम लोग मेजर करते हैं, वहां पे किसमें, किलोवाट घंटा में, यानी एक घंटा में कितना किलोवाट वहां पर एनर्जी यूज हुआ, ये एक यूनिट के बराबर होता है। हमारा जो घर में बिजली होते हैं, एक किलोवाट घंटा बराबर एक यूनिट, दैट्स मीन्स व्हाट, 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1 यूनिट। ओके, एंड 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल इक्वल के बराबर होता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर योर एग्जाम। तो इसका जो व्यवसायिक, यानी जो व्यवसायिक हुआ, ये जो किलोवाट घंटा जो ये घरों में होता है तो व्यवसाय है ना, ये तो बिजनेस है ना, कॉमर्शियल है, ये कॉमर्शियल, क्योंकि हमें पैसा लेता है, ये तो हमें पैसा लेता है ना, तो ये बिजनेस पर्पस में तो करता है, इसलिए बिजनेस इकाई जो है हमारा है, क्या होगा इसका इकाई, किलोवाट घंटा। क्या होगा, किलोवाट घंटा, सॉरी किलोवाट, क्या होगा किलोवाट। और किलोवाट घंटा को हम लोग कहते हैं क्या, उसका क्या, एक यूनिट। एक यूनिट बिजली का मतलब होता है 1 किलोवाट आवर, समझ रहे हो। तो इसका जो व्यवसायिक यूनिट होगा किलोवाट, क्या होगा किलोवाट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए फॉर दिस आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होता है। संवेग देखो है ना, पहले तो आपको जानना होगा कि संवेग, ठीक है, संवेग किसको कहते हैं। कोई वस्तु अगर गतिशील अवस्था में है, कोई वस्तु अगर गतिशील अवस्था में, इसका मास है और ये वेलोसिटी भी है, तो संवेग कह रहा है कि मास, द्रव्यमान और वेलोसिटी का गुणफल संवेग कहलाता है। यानी संवेग इक्वल टू जो क्या होता है हमारा, मास मल्टीप्लाइड वेलोसिटी, मास मल्टीप्लाइड वेलोसिटी। तो मान लीजिए कोई एक वस्तु है, इस वस्तु का अब प्रारंभिक अवस्था में ये वेलोसिटी में, तो इसका संवेग क्या होगा, इसका संवेग हो जाएगा m इंटू वी, है ना। संवेग क्या होगा, इसका संवेग हो जाएगा m इंटू वी, ये मान लो। अब आगे क्वेश्चन में कहा संवेग को 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा, है ना। और ये कोई वस्तु अगर गतिशील अवस्था में है तो गतिज ऊर्जा भी है इसमें, ऑब्वियसली है, इसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, है ना। और उसमें संवेग भी है। संवेग कैसे निकालेंगे, द्रव्यमान गुना वेलोसिटी, और एनर्जी कैसे निकालेंगे, 1/2 mv²। तो कहा है कि इसका संवेग को 3 गुना कर दिया जाए, यानी मास गुना वेलोसिटी को 3 गुना कर दिया जाए तो इसके एनर्जी में क्या फर्क पड़ेगा। तो पहले मान लो कि इस वस्तु पर एनर्जी 1/2 mv² है, कितना है 1/2 mv²। अब इसी काइनेटिक एनर्जी में क्या फर्क पड़ेगा जब इसका संवेग 3 गुना हो जाएगा। इस वस्तु का संवेग पहले तो ये है, इसको 3 गुना कर लेते हैं हम, है ना, यानी 3 से गुना कर देंगे तो 3 mv होगा, 3 mv, ये संवेग हो गया। अब देखो यहाँ पर हम चलो बैठाते हैं वैल्यूज को, क्या बैठाते हैं वैल्यूज को, ठीक है। यहाँ पर जो संवेग था पहले, इसमें जो संवेग था इसको हम लोग ऐसा लिख सकते थे, mv गुना v लिख सकते थे ना, लिख सकते थे। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, देखो अब इसको क्या करेंगे, ये mv की जगह, जो पहले ये mv था इसके जगह हम 3 गुना कर देंगे, 3 mv लिख देंगे। सो 1/2 और mv की जगह 3 mv, क्योंकि 3 गुना कर रहे हैं, 3 mv गुना v, ठीक है। आप देखो जब इसको हम फिर से लिखेंगे 3/2 क्या होगा, यहाँ mv² हो गया, ठीक है। यानी 3 गुना हम लोग लिख सकते हैं 1/2 mv², ठीक है, 1²। तो देखो ये काइनेटिक एनर्जी पहले था, ये काइनेटिक एनर्जी पहले था, अब कितना हुआ, 3 गुना हो गया, 3 गुना हो गया। यानी अगर 3 गुना हम संवेग को करेंगे उसका एनर्जी भी 3 गुना हो जाएगा, तो मूल मान का 3 गुना हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर फॉर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 15 kg की एक वस्तु जब भूमि से 10 मीटर ऊंचाई पर हो तब उसमें निहित ऊर्जा, और मैंने आपको बताया कि जब कभी भी कोई वस्तु भूमि से ऊपर उठाया जाता है तो यहाँ पर किस प्रकार का एनर्जी उत्पन्न होता है इस वस्तु पर, पोटेंशियल एनर्जी, यानी स्थितिज ऊर्जा। और स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा जो होता है वो हमारा होता है mgh, ठीक है। देखो यहाँ पर m कितना हुआ दिया हुआ, 15 kg दिया हुआ, तो लिखो यहाँ पर 15 kg, और g का मान दिया हुआ देखिए 10, क्या है 10, एंड हाइट इज गिवन 10 मीटर, okay, so height is given 10 meter. Now multiplied 15 multiplied 10 multiplied 10, so we got 15 or 20 here, put here 20,
So potential energy will be 500 joule. How much? 500 joule energy produced by the body when it will lift from the surface, a 10 meter from the surface. Okay, so options D is correct answer for these questions. नेक्स्ट है हमारा, जब आप एक रबड़ बैंड खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा के रूप में संग्रहित होता क्या? स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, मांसपेशीय ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। मैंने आपको बताया था कोई अगर वस्तु की आकार में परिवर्तित होना है तो उसमें एक प्रकार का स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न होता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा स्थितिज ऊर्जा। यानी किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन के कारण जो उत्पन्न ऊर्जा होता है वो स्थितिज ऊर्जा होता है। और देखो यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा किसको कहते हैं? ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा जो होता है ये यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है आपका दोनों ऊर्जा का योग, यानी गतिज ऊर्जा प्लस आपका स्थितिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा, ये है हमारा स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ पर कभी पूछता है यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या? यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, और गतिज ऊर्जा कितना होता है? 1/2 mv²। ठीक है, और ये यांत्रिक ऊर्जा बराबर ये हो जाता है, और स्थितिज ऊर्जा mgh होता है। और कब होता है? जब कोई वस्तु के आकार में परिवर्तन के कारण जो उत्पन्न होता है ऊर्जा उस वस्तु पर, वो होता है हमारा पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमारा है, जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है। देखो संपीड़ित मीन्स क्या है कि इसको खींचा गया स्प्रिंग को, जब ऐसा खींच के रखा गया है ना, इसको खींच के रखा गया, इसका मतलब इसका आकार में परिवर्तन हुआ तो एक प्रकार का स्थितिज ऊर्जा आया है, स्थितिज ऊर्जा आया है पहले से। जब इसको छोड़ दिया गया, बोला इसको छोड़ दिया जाता है तो ये अपनी स्थितिज ऊर्जा को किस में परिवर्तित कर देगा? फिर ये गतिशील हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या होगा? गतिशील होगा। और कोई ऑब्जेक्ट अगर गतिशील अवस्था में आता है दैट्स मीन्स हैविंग वेलोसिटी देन पोसेसेस ए काइनेटिक एनर्जी। अगर कोई वस्तु गतिशील अवस्था में होता है तो काइनेटिक एनर्जी में प्रोड्यूस कर देता है, यानी आपका जो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी था वो परिवर्तित हो जाएगा गतिज ऊर्जा में यानी काइनेटिक एनर्जी में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में इसकी डैश के साथ वृद्धि होती है। देखो स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? वेग के साथ, विस्थापन के साथ, ऊंचाई के साथ और दूरी के साथ, किसमें वृद्धि होती है स्थितिज ऊर्जा? तो हम लोग जानते हैं कि स्थितिज ऊर्जा जो होता है वो कैसा होता है? स्थितिज ऊर्जा, ये स्थितिज ऊर्जा होता है mgh, यानी आपका स्थितिज ऊर्जा किस पर निर्भर करता है? उस वस्तु का द्रव्यमान पर, उस वस्तु, ये तो g का तो वैल्यू फिक्स्ड होता है, और यहाँ पर क्या होता है? h पर, यानी उस वस्तु का द्रव्यमान पर और उस वस्तु का ऊंचाई पर डिपेंड करता है कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। अगर वस्तु को जितना ज्यादा ऊंचा उठाएंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न करेगा वस्तु। ठीक है, या फिर उस वस्तु का मास जितना बढ़ाएंगे उतना ही ज्यादा स्थितिज ऊर्जा क्या होगा? बढ़ेगा। तो इस क्वेश्चन में कहा है कि एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में इसकी डैश के साथ वृद्धि होती है, यानी वृद्धि होती, किसके साथ वृद्धि होगी? जब इसका ऊंचाई में वृद्धि करेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा क्या? ऊंचाई में वृद्धि करेंगे, क्या? ऊंचाई में वृद्धि करेंगे तो इसका पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज करेगा। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी ऊर्जा किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है ना? ऊंचाई के साथ अभी बताया कि क्या? स्थितिज ऊर्जा बदलती है, तो ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? मैंने आपको बताया था ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बार बार आता है। ठीक है, बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो वो हमारा होता है स्थितिज ऊर्जा। किसमें? स्थितिज ऊर्जा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है? सदैव धनात्मक आपका गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, गतिज ऊर्जा हमेशा धनात्मक होता है, ध्यान रखिए। गतिज ऊर्जा ये कभी आपका नेगेटिव नहीं होता, क्योंकि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में होगा तभी तो गतिज ऊर्जा उत्पन्न होगा। कोई वस्तु थोड़ी नेगेटिव आपका वेलोसिटी होता है, किसी वस्तु में नहीं होता है, इसीलिए गतिज ऊर्जा हमेशा क्या होगा? ऑलवेज इट विल बी पॉजिटिव। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गतिशील अवस्था की गतिज ऊर्जा, गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? किस पर निर्भर करता है? देखो, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है, और काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। यहाँ पर m क्या है? द्रव्यमान है। ठीक है, द्रव्यमान है। ठीक,
और ये v क्या है, वेग है, क्या है, वेग है, ठीक है। तो किसी वस्तु की काइनेटिक एनर्जी किस पर निर्भर कर रही है, द्रव्यमान पर और वेग पर। तो देखो कहां पर दिया हुआ कि वजन और इसके स्थान, ये तो नहीं होगा। द्रव्यमान और इसके स्थान, ये भी नहीं होगा। द्रव्यमान और त्वरण, इसमें भी नहीं होगा। द्रव्यमान और वेग, द्रव्यमान और वेग, यानी ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए कितना अच्छा अच्छा प्रश्न मैंने यहाँ पर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित उल्लेखनीय गतिविधियों में से किस स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया गया है। देखो, एक पटाखे का विस्फोट, एक टॉर्च को ऑन करना, एक टॉर्च को ऑफ करना, एक पेंडुलम का झूलना। देखो यहाँ पर हम लोग क्या होता है, पेंडुलम कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है। ये पेंडुलम होता है, ये क्या करता है, इधर जाता है और ये भी इधर जाता है ना। यहाँ पर जाने के बाद क्या करता है, फिर वापस ये बॉब जो होता है, ये बॉब बोलते हैं इसको, ठीक है। ये फिर वापस आ जाता है, क्या जाता है, ये झूलते रहता है, इधर जाएगा फिर वापस आएगा, इधर जाएगा फिर वापस आएगा। तो यहाँ पर जब होगा तो ये गतिशील अवस्था में ऐसा ऐसा आ रहा है, तो ये इसका मतलब क्या है, गतिशील अवस्था में। तो यहाँ पर क्या होगा, गतिशील अवस्था में इस प्रोसेस में ये जमीन पर जुड़ा हुआ है और यहाँ पर गतिशील है, ठीक है। ये जमीन सोच लो स्तर है, तो यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी होगा, क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, 1/2 mv²। और जैसे ही वस्तु यहाँ पर पहुंच गया तो इसमें देखो ये हाइट पे चला गया, हाइट पे चला गया, और जब भी कोई जमीन से ऊपर हाइट चला जाता था, यहाँ पर क्या होगा, mgh हो जाएगा। तो यहाँ पर भी mgh हो रहा है। तो देखो इसमें एक पेंडुलम के झूलना में पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तित है, फिर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, फिर पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी, फिर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में ऐसा चेंज होते रहता है। और हम लोग जानते हैं ऊर्जा का ना कभी ह्रास होता है और ना कभी इसका उत्पन्न होता है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। तो यहीं पर तो हो रहा, देखिए ये भी एक एग्जांपल है ऐसा रूल के, उस लॉ का एक एग्जांपल भी आप देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। मैंने बताया था कि यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होता है, यांत्रिक ऊर्जा, यानी इसको इंग्लिश में होता है मैकेनिकल एनर्जी बराबर पोटेंशियल एनर्जी प्लस आपको काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। सो हियर इज ए गतिज ऊर्जा और यहाँ पर क्या होगा हमारा पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 kg भार की एक वस्तु को 2 मीटर ऊंचाई तक उठाया जाता है। उस वस्तु का गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, ये जितना कार्य करेगा गुरुत्वाकर्षण उतना ही क्या करेगा, ऊर्जा करेगा। तो यहाँ पे क्या कर लो, ऊर्जा निकाल लो, है ना, ऊर्जा। और जब कोई वस्तु ऊपर उठाया गया है इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, mgh होता है ना। यही आपका पोटेंशियल एनर्जी बराबर कार्य के बराबर होगा, है ना, कार्य बराबर पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर m देखो कितना दिया हुआ, क्वेश्चन में गिवन है 20, सो रखो यहाँ पे 20। और देखो g के वैल्यू कितना दिया हुआ आपको, 10 दिया हुआ, और h का वैल्यू देखो 2 मीटर है, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाइड कर दो, तो 2 2 जा 4 और 2 0 लगा दो, ये इतना जूल के बराबर कार्य करेगा। क्या करेगा, इतना 400 जूल के बराबर कार्य करेगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खींचे हुए धनुष तीर छोड़ते समय धनुष की स्थिति ऊर्जा किस में बदलती है। जब उसमें छोड़ा जाता है, जब छोड़ दिया उसके बाद क्या होगा, वो तो स्थितिज ऊर्जा था, और जैसे ही छोड़ दिया वो क्या होगा, गतिज ऊर्जा में बदल गया, क्योंकि उसमें गति आ गया उस धनुष पे, है ना, उस धनुष के तीर में गति आ गया, जिसके कारण वो गतिज ऊर्जा में बदल गया। नेक्स्ट है, 5 मीटर पर सेकंड की गति से गतिशील 22 kg वजन वाले वस्तु की गतिज ऊर्जा कितना होगी, ठीक है। ये देखो वेलोसिटी दिया हुआ और इसका ऑब्जेक्ट क्या दिया हुआ, मास दिया हुआ, तो इससे गतिज ऊर्जा क्या होगा। और हम लोग जानते हैं, वी नो दैट गतिज काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू व्हाट, 1/2 mv², and here in this question is given m equal to what, 22 kg. So put here 1/2 multiplied 22 and v is given 5, so square here to square here, so 1/2 multiplied 22 multiplied 5 5 ja 25, so 2 11 ja what, 22, 11 multiplied 25, so 11 5 ja 55, carry over 5, 11 2 ja 22 plus 5 27, so 275 joule. How much energy created by the object 275 joule. So correct answer is A. Option A is correct answer, 275 joule. So in this video last question is here, 15 kg की एक वस्तु का जब भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर है तब उसमें निहित ऊर्जा कितना होगा, कितना ऊर्जा होगा, ये आप निकाल के मुझे बता देना है, लेकिन मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ, ठीक है।
नहीं, आंसर नहीं बताता हूँ, आप ये करके बताना, ठीक है, ये कितना होगा, ठीक।